नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th की गंगा बुक का दूसरा चैप्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा गया क्या लिखूं पढ़ाऊंगी। तो इसको क्या लिखूं पढ़ने से पहले हम पुन्नालाल बख्शी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 1894 में खेरागढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ तत्कालीन जो इस समय मध्य प्रदेश में हुआ था। हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति कुशल आलोचक, कवि, निबंधकार, हास्य व्यंग्यकार के रूप में है। निबंध लेखन के लिए विशेष रूप से स्मरणीय हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंचपात्र, पद्मवन, प्रबंध पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने, निबंध संग्रह, अश्रुदल, सत्यदल काव्य, झलमला, त्रिवेणी, कहानी संग्रह, विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य, आलोचना। उन्होंने सरस्वती और छाया पत्रिकाओं का संपादन भी किया। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने लेखन में अध्यात्म, समाज सुधार, लोक जीवन को प्रमुखता दी। उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय कृषि एवं सामाजिक संबंधों का तार्किक मूल्यांकन और विश्लेषण किया है। उनकी रचनाओं में भारतीय और पाश्चात्य साहित्य के सिद्धांतों का सामंजस्य देखने को मिलता है। सन 1971 में उनका निधन हो गया। आगे पढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखूं निबंध में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने निबंध की रचना प्रक्रिया को समझाया है कि निबंध कैसे लिखा जाता है। इस संबंध में उन्होंने दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार शीर्षक 2 विषयों को लेकर निबंध लेखन में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। निबंध की रचना प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने निबंध लिखने के आदर्श तरीकों को खोजने का प्रयत्न रोचक और सरल ढंग से किया है। लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों का अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। इस निबंध की आत्मपरक शैली, जिसमें लेखक स्वयं पाठकों से संवाद करता है, इसे अधिक जीवंत, आत्मीय और प्रभावशाली बनाती है। आइए निबंध लेखन की अन्य प्रक्रियाओं को समझने के लिए पढ़ते हैं। क्या लिखूं इस चैप्टर का नाम है। उसके मन में विचार आने चाहिए पहले क्या लिखने के, कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। अगर हमारे पास विचार नहीं होंगे तो हम नहीं लिख पाएंगे। इस विषय पर हम आज पढ़ते हैं। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अब लेखक के मन में एक विचार आ रहा है कि मुझे 2 निबंध लिखने हैं, तो मुझे क्या विचार करना है, कैसे लिखना है। तो लेखक सोचता है कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है, यानी कहना है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। यानी जब हम कोई चीज लिखते हैं सबसे पहले मन से तैयार होते हैं। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। यानी मन में विचार आने चाहिए, तभी हम लेख लिख पाएंगे। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। यानी हैट है तो हम कहीं पर भी टांग सकते हैं, खूंटी की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से अगर हमें विचार मन में आ रहे हैं लिखने के, तो कोई भी अगर हमें विषय दे दिया जाए तो हम लिख देते हैं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। मन के भावों को आप सच्चाई से लिख सकते हैं। गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता ये है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया। अब गार्डिनर साहब के इस कथन का सच्चाई से संदेह नहीं है कि उन्होंने बताया कि कठिनता ये मानसिक स्थिति में मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं था। मानसिक स्थिति अगर मैं तैयार होता, यानी मेरे मन में विचार आते रहते, तो मैं
लिख देता, अपने भाव बता देता, जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते, यानी अपने आप प्रकट हो जाते। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। ये गार्डिनर का कहना है। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सकें? इसमें लेखक कहता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, मतलब दूर की चीज अच्छी लगती है, लेकिन क्या वो वाकई इतनी अच्छी होती है कि उसको हम 5-6 पेज में लिख सकें? इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिखूं? और समाज सुधार की चर्चा बहुत समय से चलती चली आ रही है, हमेशा समाज सुधार की बात होती है, तो क्या मैं उसको भी विद्वानों ने कहा है कि उसमें आपस में विरोध भी हो जाता है, तो उसको 5 पेज में कैसे लिखूं? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र की आचार्यों की सम्मति जान लूं। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध क्या है और वह कैसे लिखा जाता है। इसमें लेखक कहता है कि एक आदर्श निबंध लिखना है उसे, तो उसको कैसे लिखा जाए? आदर्श निबंध में मतलब यह है कि एक आइडियल विचार हो आपके उस पे, ताकि सभी को अच्छा लगे और सभी के मन में अच्छे से बैठ जाए, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। इसीलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी, यानी जिन्होंने निबंध लिखे हैं वो आचार्य थे, उन्होंने कैसे लिखा इस बारे में मैंने पढ़ लिया और देखा। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। अब अनेक विद्वानों ने रचनाएं जो लिखी हैं उनमें से एक क्या कहता है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। छोटे छोटे लिखना चाहिए, वाक्यों में भी होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि बड़े निबंध की रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? अब लेखक कहता है कि लिखूं कैसे? छोटा भी लिखूंगा और अच्छा भी होना चाहिए। निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। सबसे पहले तो निबंध के बारे में हमें किस टॉपिक पे निबंध लिखना होता है उसकी सामग्री जुटानी पड़ेगी। फिर शैली का मतलब है वो कैसी भाषा में लिखा जाए। सरल भाषा होनी चाहिए, अच्छी भाषा होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए उसमें। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन भी करना चाहिए। मनन मतलब मन में ही विचार करना चाहिए कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है। सच तो यह है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती, यानी पहले से पता होती, तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, यानी खोज कर लेता। लाइब्रेरी में जाता और वहां पर जाके बुक्स देख लेता और उस पर खोज कर लेता। पर अब समय नहीं है, मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार करने हैं। यहाँ ना तो विश्वकोश है और ना ही ऐसा कोई ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा, यानी अपने ही दिमाग से, अपने ही विचार से मुझे निबंध लिखना है। विज्ञों का कथन है, विज्ञों मतलब विद्वानों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए, यानी मन में पॉइंट बना लेने चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिखने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही विषयों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए? क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? एजी गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे बड़ी कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार
मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। यानी टॉपिक लिखना है तो वो अपने दोस्त को दे देते हैं कि अब तुम ये टॉपिक इस पर लिख दो। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई नहीं हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार ना होगी, अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है, यानी कहना है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, एक लय होनी चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबंध यानी लिंक जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक अलग नहीं होना चाहिए, एक जैसा लिखते चले जाना चाहिए, लिंक जोड़ते हुए चले जाना चाहिए। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं मास्टर अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गंभीर ला देती है, यानी उसमें एक विचार प्रकट कर देती है। इसीलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी, यानी ऐसी प्रॉब्लम डाल दी हैं जो अज्ञों से, जिसको पता नहीं है, अज्ञों से ना सुलझ सके। और सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। निबंध में इसका मतलब है कि निबंध जब हम लिखें तो उसमें अलंकार भी प्रयोग करें, मुहावरे भी एक दो डाल दें, लोकोक्तियां भी डाल दें, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे, निबंध लोगों को समझ में भी आए। तब क्या किया जाए? अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है, यानी उनका नाम है। उस पद्धति के जन्मदाता थे मॉन्टेन माने जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध किया, यानी लिख दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, यानी जो मन में विचार आए वो लिख दिए गए, रचना के रूप में कर दिए गए। उसमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है और न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि मतलब छोटे से छोटी दृष्टि, और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति भी होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है, यानी खुशी रहती है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा होती है और न ही कल्पना की महिमा। उसमें ज्ञान का भी इतना नहीं होता और कल्पना की भी महिमा का भी पता नहीं चलता कि वो कितनी ज़्यादा तक कल्पना उसमें करके लिख सकता है, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर अपने में ही लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं। पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर उनमें पहले से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की कि मुझे खीर पर कविता सुना दो। दूसरी ने चरखे पर बोला, तीसरी ने कुत्ते पर बोला और चौथी ने ढोल पर बोला कि मुझे इस पर कविता सुना दो। तो अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, उनको अंदर कलाकारी थी, तो उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी और उन्होंने लिखा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने में मेरी कठिनाई आधी रह गई। मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा, मिला दूंगा। यानी दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर
संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। इसका मतलब है कि जब ढोल के पास बैठा हुआ व्यक्ति वो ढोल की आवाज़ सुनता है तो उसके तो कान फट जाते हैं, लेकिन वही ढोल बजते हुए कोई दूर सुनता है तो उसे अच्छा लगता है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। यानी कहीं पर ढोल बजेगा तो ऐसा लगेगा वहां पर शादी विवाह हो रहा है, तो उसके दिमाग में वो चित्र बन जाता है। कोलाहल से पूर्ण, अब शोर से पूर्ण भरा हुआ घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना, यानी दुल्हन की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। यानी किसी के घर में शादी हो रही है, कोई दुल्हन आई होगी तो उसका ढोल नगाड़ा वो बजता हुआ सुनाई पड़ता है उसको, तो उसको लगता है कि वहां पर खुशी का माहौल है। वह उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती। कर्कशता मतलब उसकी ढोल नगाड़े की तेज आवाज आसपास के लोगों को भी बुरी नहीं लगती, कड़वी नहीं लगती, क्योंकि वो खुशी के माहौल के लिए ढोल बज रहा है, ये उनके दिमाग में बैठ जाती है बात। और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। यह बात सच है कि दूर रहने में से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। इसका मतलब यह है कि दूर रहने वाला व्यक्ति सच्चाई की बात को नहीं समझ पाएगा कि सच्चाई क्या है, वहाँ कठोरता है या नहीं है, खुशी माहौल है या नहीं है, ये वो अनुभव नहीं कर सकता। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, तरुण मतलब जो यंग एज के लोग हैं, संसार के जीवन संग्राम मतलब संसार के जीवन प्रॉब्लम से दूर हैं, संघर्ष से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए, जो बूढ़े लोग हो गए, जो अपनी बाल्यावस्था तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। इसका मतलब ये है कि जो बूढ़े हो गए हैं, जो बाल्यावस्था से और जवानी तक के उन्होंने अपना समय सफर तय किया और उस समय जो प्रॉब्लम हुई वो उन्होंने पार कर ली, और वही चीज़ें वो अब अतीत की याद करके उनको बड़ी अच्छी लगती हैं। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। वो बूढ़े लोग ज़्यादातर अपने पीछे के जीवन के बारे में ही स्वप्न देखते रहते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस तरीके से वो अपने अतीत को याद करते रहते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, जवान बच्चों के लिए जैसे अपने भविष्य उज्जवल उनको दिखाई पड़ता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत अच्छा लगता है। वर्तमान से दोनों को असंतोष रहता है, यानी वृद्ध को भी वर्तमान से प्रॉब्लम और तरुण को भी वर्तमान से प्रॉब्लम होती है। वो अपने जीवन में उतने खुश नहीं होते हैं। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, यानी जो यूथ वर्ग है वो भविष्य को वर्तमान में जीना चाहता है, और वृद्ध हमेशा अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। यानी वो सोचते हैं बूढ़े लोग कि काश पहले जैसा भी आज हो जाता। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं। तरुण लोगों को, ज़्यादातर लोगों को क्रांति पसंद होती है, और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है। अब इन्हीं दोनों प्रॉब्लम में वो फंसे रहते हैं, तरुण और वृद्ध। तो उन्हें अपना वर्तमान समय जो लगता है वो बहुत क्षुब्ध यानी परेशानी वाला रहता है, और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। और यही देखकर वर्तमान काल को वो हमेशा सुधार करने की बात करते रहते हैं। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक आए, और पर सुधारों का अंत कब हुआ है? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। यानी इन्हीं लोगों ने भी, इनके अलावा भी बहुत समाज सुधारक आते गए। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार भी होते जाते हैं। ना दोषों का अंत है और ना ही सुधारों का। यानी कठिनाइयाँ आएंगी और उनको भी सुधारने का काम आगे चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि जीवन में प्रॉब्लम आती रहेगी और सुधार भी होते रहेंगे। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए,
और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। उनका साहित्य है मतलब जो भी वो लिखेंगे वो भविष्य का गौरव उसमें समावेश रहता है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। जो उन्होंने आज बात कही वो भी कभी भूतकाल की स्थिति में रहेगा। और आज जो तरुण हैं, जो जवान बच्चे हैं, वही बूढ़े होकर वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। वही जब बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो वो अपने पास्ट का सपना देखेंगे कि उस समय उनको कैसा लगता था, उस समय कैसा रहता था। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। अब जो बूढ़े हो गए उनके आगे आने वाली पीढ़ी भी एक जवान बच्चों का दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। उसे भी फिर अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। धन्यवाद बच्चों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट में प्रश्न करके पूछें। धन्यवाद।